हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास में नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। विश्व इतिहास में पढ़ने से पहले बच्चों सबसे पहले ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा उसके बारे में परिचित हों। तो जब हम विश्व इतिहास को देखते हैं तो जो विश्व इतिहास में काल निर्धारण है उसमें हम देखते हैं कि जो प्रारंभिक समय से 5वीं शताब्दी तक का जो समय है उसे प्राचीन विश्व इतिहास के नाम से जाना जाता है, पढ़ा जाता है। 5वीं से 14वीं शताब्दी के समय को मध्यकालीन विश्व इतिहास और 14वीं से आधुनिक समय तक के इतिहास को आधुनिक विश्व इतिहास के अंतर्गत पढ़ा जाता है। तो हम जो अपना नया चैप्टर चालू करेंगे उसका नाम है नए युग का शुरुआत। कि एक नए युग का शुरुआत किस तरह से हुआ, तो उसको पढ़ने से पहले हमें पहले की स्थिति को समझना ज़रूरी होगा। आधुनिक युग से पहले प्राचीन काल और मध्यकाल में क्या स्थिति रही, उनके बारे में थोड़ा हमें परिचित होना ज़रूरी है, तभी हमें आगे की स्थिति को समझ में आएंगी। तो बच्चों, जब हम देखते हैं कि प्राचीन काल में विश्व इतिहास में भारत की तरह ही विभिन्न राजवंशों का शासन था, विभिन्न सभ्यताएं यहाँ पे विकसित हुई। तो जब इन सब धीरे धीरे क्या हुआ, समय के साथ जब मध्य युग का प्रारंभ हुआ 5वीं शताब्दी के बाद, तो 5वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक का जो समय था, उस समय धीरे धीरे जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी उसका पतन होने लगा और उसके स्थान पर सामंतवादी सत्ता थी उसका प्रारंभ हुआ। इस व्यवस्था के लक्षण थे कि राजनीतिक सत्ता के रूप में इस समय राजतंत्र का पतन हुआ और सामंतवाद का जन्म और उसका विकास हुआ। धार्मिक सत्ता और सामंत वर्ग में बेहतर तालमेल स्थापित हुआ। व्यापार वाणिज्य का पतन हुआ। सामाजिक और आर्थिक विकास पर रोक लगी तथा राष्ट्र के विकास के नाम पर गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हुई। इसी कारण इस युग को, जो 5वीं से 14वीं शताब्दी का युग है, उसको हम अंधकार का युग भी कहते हैं। अतः मध्य युग क्या कहलाएगा? अंधकार का युग, क्योंकि उस समय किसका साम्राज्य हो गया था? राजतंत्र के स्थान पर सामंतों का, और उन्होंने अपनी नीतियों के द्वारा समाज में गतिरोध की स्थिति उत्पन्न की, समाज का विकास नहीं होने दिया। इसलिए इस समय को सामंतवाद के नाम से, सामंतवादी युग या अंधकार के युग के नाम से जाना जाता है। इस समय जो विभिन्न लक्षण थे वो थे कि इस समय सामंतों ने न तो शिक्षण संस्थाओं की स्थापना पर ध्यान दिया, उनकी रुचि शिक्षा पर में नहीं थी। शिक्षा के प्रति उन्होंने हमेशा उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण अपनाया, जिससे जो उस समय का इतिहास था, विश्व इतिहास, उसमें हम देखते हैं कि लोगों के बौद्धिक विकास में काफ़ी रुकावट आ गई। इन्होंने अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए उस समय धर्म का सहारा लिया और चर्च के प्रभाव को विशेष रूप से बढ़ाया। चर्च ने केवल धार्मिक शिक्षा पर बल दिया, समाज पर चर्च का काफ़ी प्रभाव था और चर्च की मान्यताओं का विरोध करना उस समय काफ़ी दंडनीय अपराध माना जाता था। इस तरह से जनता के सामने पेश किया गया कि चर्च को ईश्वर की रचना माना जाए और उसकी नीतियों और जो नियम बनाते हैं उसकी उपेक्षा करना बहुत ही दंडनीय अपराध होगा। इसी समय कुछ ऐसी प्रणालियाँ चलाई गई, कुछ ऐसी प्रथाएँ चलाई गई, जैसे मैनर प्रणाली थी एक, जिसमें आपसे पूछ सकते हैं कि मैनर प्रणाली क्या है। तो इसमें क्या करते हैं, किसान एक कृषि पट्टी पर सामंत से कर्ज लेकर कृषि करता था तथा उत्पादन के बाद जब वह कर्ज नहीं चुका पाता था किसी कारण से, तो उसे दूसरे कृषि क्षेत्र पर भी कर्ज लेकर कार्य करना पड़ता था। कृषक उस निर्धारित क्षेत्र से जाकर बाहर खेती नहीं कर पा रहे थे। इससे क्या हो रहा था कि किसानों का शोषण तो हो ही रहा था, साथ ही
आर्थिक विकास भी सही तरीके से नहीं हो पा रहा था और ना ही कृषि के क्षेत्र में उपयुक्त विकास हो पा रहा था। एक और इस तरह की प्रणाली थी श्रेणी प्रथा या गिल्ड सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जब समाज में एक समूह विशेष किसी एक ही व्यवसाय को विकसित करता है तो उससे श्रेणी विकसित होती हैं। जो मध्य युग में सामाजिक व्यवस्था थी वो श्रेणी प्रथा पर आधारित थी। अतः क्या था, इससे जुड़ने से, सामाजिक व्यवस्था श्रेणी प्रथा से जुड़ने से या आर्थिक जीवन से जुड़ने से, कि मध्य युग में इच्छा या योग्यता अनुसार व्यवसाय चुनने की लोगों को स्वतंत्रता नहीं थी, जिससे समाज और अर्थव्यवस्था का समुचित विकास बच्चों नहीं हो पाया। धीरे धीरे इन सामंतों ने काफ़ी समाज में गतिरोध की स्थिति उत्पन्न कर दी। तो धीरे धीरे इन सभी स्थितियों से लोगों में क्या हुआ, असंतोष की भावना जागृत होने लगी और वे इसका खुलकर विरोध करने लगे, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, धीरे धीरे जो 14वीं शताब्दी थी उसके अंत तक सामंतवाद का धीरे धीरे पतन होने लगा। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उस समय एक नई विचारधारा का जन्म होने लगा, उसे ही हम एक नए युग का शुरुआत मानते हैं। उस विचारधारा में मुख्य है पुनर्जागरण की विचारधारा, जिससे समाज में सामंतों का प्रभाव कम हुआ। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, प्राग विश्वविद्यालय, हाइडेलबर्ग विश्वविद्यालय जैसी शिक्षण संस्थाएं स्थापित हुई। शिक्षा, साहित्य सभी के विकास पर अब जोर दिया जाने लगा, जिससे शिक्षण संस्थाओं की स्थापना से बौद्धिक विकास हुआ और एक चिंतन शक्ति के एक नया युग प्रारंभ हुआ, जिसमें व्यक्ति सीमित दायरे से बाहर निकलकर आगे की सोचने लगा। बौद्धिक विकास से क्या हुआ, जब लोगों का बौद्धिक विकास हुआ बच्चों, तो लोग सोचने लगे। शिक्षण संस्थाएं स्थापित हुई तो वहाँ पर अध्ययन करने लगे, नई नई उन्होंने किताबें पढ़ी, जिससे वो नए विचारों से परिचित हुए। तो उससे क्या हुआ कि चर्च के प्रति जो पारंपरिक दृष्टिकोण था, जिसमें चर्च को ईश्वर माना जाता था और उसके निर्णयों की अवहेलना को दंडनीय अपराध माना जाता था, तो वो सब दृष्टिकोण धीरे धीरे चेंज होने लगे और धर्म के प्रति दृष्टिकोण काफ़ी परिवर्तित हुआ। सामंतवाद का जब पतन हुआ तो उससे जुड़ी सभी व्यवस्थाएं, जैसे हमने पढ़ा भी, मैनर प्रणाली, गिल्ड प्रणाली, ये सब क्या हुआ, धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी, समाप्त होने लगी। अब जो आम जनता थी उनका भी मानव जीवन के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन होने लगा और यह उनमें सोच पैदा हुई कि हमें भविष्य की चिंता करे बिना वर्तमान जीवन को अच्छा बनाने पर जोर देना चाहिए और हमारी जो चिंतन शक्ति है उसको विकसित करना चाहिए। तो इस तरह से जो एक नई सोच पैदा हुई, नई दृष्टि पैदा हुई, उसी से नए युग की शुरुआत हुई, और ये नया जो दृष्टिकोण था वह था पुनर्जागरण, जिससे यूरोप के जो समाज था, अर्थव्यवस्था थी, आर्थिक क्षेत्र था, सामाजिक क्षेत्र था, सांस्कृतिक क्षेत्र था, उसमें काफ़ी परिवर्तन हुआ, जो विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। आगे के चैप्टर में हम लोग पुनर्जागरण को प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।